हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडिवर्स ह्यूमैनिटीज पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री की वन फर्स्ट बुक थीम्स इन इंडिया पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस के साथ और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर क्या है। व्हाट इज मीन बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आप सभी ने क्लास 12th में आने से पहले क्लास 11th में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ से राइटिंग एंड सिटी लाइफ इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी। ठीक है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन में हम इंडिया की जो सिविलाइजेशन सबसे पहली सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसे बनी, ये कहाँ लोकेटेड थी, इसके क्या क्या फीचर्स थे इस सिविलाइजेशन के, कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन बनी, इन सब के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये कहाँ से फ्लरिश हुई थी? इंडस रिवर बेसिन से। ठीक है। और जो इसका टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये है 2600 BCE टू 1900 BCE। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये लोकेटेड है इंडस वैली, इंडस रिवर के पास। जो इंडस रिवर सिंधु रिवर है, सो इट वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर के पास लोकेटेड थी। इसकी कुछ मेजर सिटीज हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हो, जैसे बेग ब्रेक्स हैं, बीट्स, हड़प्पन की पोएट्री, डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इस सिविलाइजेशन से जो एडवांस कल्चर है, अर्बन कल्चर है उस टाइम का, इस सिविलाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि कहाँ कैसे वहाँ उनकी जो हड़प्पा की वेल प्लान सिटीज़ थी, उनका कैसे सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था, क्या क्या ग्रेनरीज और वेयर हाउसेज थे। ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे उनके, और राइटिंग स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंडस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो है द हड़प्पन सील। हड़प्पन सील क्या है? हड़प्पन सील बेसिकली एक ऐसी सील होती थी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी। जो जो आप देख सकते हो, ये जो सील दिख रही है ये पत्थर से बनी हुई, यहाँ पे एक एनिमल का भी साइन बना हुआ है। ये बेसिकली बुल है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ साइंस बने हुए हैं, ऐसे ही क्या साइंस दिख रहे हैं। इसको हड़प्पन सील कहा जाता था। ये जो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थी हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो हड़प्पन सील थी। ये किससे बनी होती थी? ये एक स्टोन रहता था स्टेटाइट, उससे बनी होती थी, मेड ऑफ स्टेटाइट स्टोन। ठीक है। ये एक एनिमल मोटिव्स कंटेंट करती थी, एनिमल की पिक्चर, जिससे ये पता चलता था जो उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स होता था इस पिक्चर से। और जो स्क्रिप्ट है इससे पता चल रहा था जो ट्रेड और कॉमर्स, मतलब जो ट्रेड कर रहा है मालिक, उसका जो मालिक के बारे में, जो ओनर है उस सामान का जो ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में डिटेल दी होती थी। ठीक है। तो ये ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट जो रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जो हम जिसको पढ़ ना सके, ऐसी स्क्रिप्ट जो डिसाइफर्ड ना हो। डिसाइफर्ड का मतलब होता है जिसको हम पढ़ सकें, और अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है जिसको हम पढ़ ना सकें। लिख लेंगे यहाँ पे, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है। ठीक है। अब हड़प्पन सील के बारे में हमने पढ़ लिया, और इसके कुछ हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे एक्सकवेशंस, कहाँ का एक्सकवेशंस हुई? हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, धोलावीरा ओके में। कुछ क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले? सील्स मिली, कुछ पोट्री भी मिली हैं, ज्वेलरीज भी मिली हैं। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। अभी सब इसको, इस डायग्राम को समझ लो। और सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस बिलीव्स और इकोनॉमी एंड ट्रेड सब मिला हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड भी यहाँ पे दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। जो हड़प्पा का टाइम पीरियड था वो है 2600 BC टू 1900 BC। एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो चलिए
नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो हम अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, आर्कोलॉजिस्ट ने यूज किया है टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो टर्म कल्चर है वो इसलिए यूज किया है फॉर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर यूज किया है जो एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में है और साथ में मिले हैं, एक ही साथ मिले हैं एक स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया और पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, और जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स एंड स्टोन ब्लेड्स एंड बेग ब्रेड्स हैव बीन फाउंड। जो सील्स हैं, बीड्स हैं, मोतियाँ हैं, वेट है, वजन है, स्टोन ब्लेड्स हैं और जो बेग सिकी हुई ब्रिक्स ईंटें हैं वो कौन कौन से एरिया से मिले हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, एंड गुजरात से। तो ये हमें याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। जो अब सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेग ब्रिक्स कहाँ मिली हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, AJBG, AJBG। ए से मतलब अफगानिस्तान, जे से जम्मू, बी से बलूचिस्तान, जी से गुजरात। ठीक है, एंड नेम्ड आफ्टर हप्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्क्राइब्ड। जहाँ पे ये यूनिक साइट डिस्कवर्ड हुई उसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा नाम दिया गया। ये जो सिविलाइजेशन है कहाँ, कौन से टाइम पीरियड पे है? 2600 BCE टू 1900 BCE। बेसिकली ये जो सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में डिवाइड है, 3 पीरियड ऑफ टाइम में। जो सबसे पहले जो पीरियड ऑफ टाइम है वो अर्ली हड़प्पन होता है। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? वो है 3300 BCE टू 2600 BCE। देन मैच्योर हड़प्पन फेज, जो हम जिस फेज के बारे में, पूरा चैप्टर जो हमारा इसी फेज के बारे में, इसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, 2600 BCE से लेकर 1900 BCE से तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। एंड देन लेट हड़प्पन पीरियड जो कि 1900 BCE टू 1500 BCE तक रहा। तो पूरा हड़प्पन टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा? सबसे अर्ली हड़प्पन पीरियड 3300 BCE टू 2600 BCE। देन मैच्योर हड़प्पन पीरियड 2600 BCE to 1900 BCE, then late हड़प्पन पीरियड 1900 BCE to 1500 BCE। ठीक है, याद हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। now हम पढ़ते हैं बिगनिंग से बारे में। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। यहाँ पर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हुए हैं मैच्योर हड़प्पन में, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में बता रहा है। इसका जो ट्रांजिशन कैसे हुआ अर्ली सेटलमेंट से मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, अर्ली हड़प्पन पीरियड से मैच्योर हड़प्पन पीरियड में। सब जो अब हम पहले पढ़ते हैं अर्ली सेटलमेंट, जो सेटलमेंट्स थे अर्ली हड़प्पन पीरियड में वो जनरली स्मॉल थे, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर बने होते, वहाँ पे कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी। देन देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, के बीच में एक छोटा सा ब्रेक करता है, ब्रेक, ये इस पीरियड को ब्रेक करता है। द एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स एंड अबेंडोनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स। इससे हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, अर्ली हड़प्पन पीरियड के बाद, कि जो कुछ साइट्स थी वो लार्ज स्केल पर जल चुकी थी या उन सर्टेन सेटलमेंट्स का अबेंडोन मतलब खत्म हो चुकी थी। ठीक है, देन उसके बाद नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, हड़प्पा इसका नाम रखा गया जहाँ पे ये यूनिक कल्चर डिस्कवर्ड हुआ था। और टाइम पीरियड मैंने बता दिया 2700 BC टू 1900 BC तक था। इसको बहुत याद रखना है। ये मैप भी आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ पे हड़प्पा है, मोहनजोदारो, कालीबंगान ये लोथल गुजरात में, कालीबंगान राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में। जो हड़प्पा पीपल थे, हड़प्पन लोग थे, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी, मतलब उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था थी, वो लोग कैसे खाते थे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, तो जो हड़प्पन थे दे एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। जो हड़प्पन पीपल थे वो वाइड रेंज, बहुत सारे रेंज के प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते थे, जिसमें फिश भी इंक्लूड हुई थी। ठीक है, इंक्लूड थी।
Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में सफल हुए क्योंकि उन्हें कुछ चैड ग्रेन्स और सीड्स मिली थी पर वहाँ पे, ठीक है, जिसको आर्कियोबॉटनिस्ट ने स्टडी किया। आर्कियोबॉटनिस्ट जो ये एंशिएंट प्लांट रेमेन्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, एंशिएंट जो प्लांट रेमेन्स हैं उसको स्टडी करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं। कौन कौन से ग्रेन्स मिले थे हमें आर्कियोलॉजिस्ट को? सबसे पहले तो वीट अनाज मिला, बार्ली मिला, लेंटिल मिला, चिकपी मिला और सीसे मिला। ठीक है, कौन कौन से ग्रेन्स मिले? सबसे पहले वीट, देन बार्ले, देन लेंटिल, देन चिकपी, देन सीसे। इन पांचों को याद रखना है। कौन कौन से ग्रेन्स मिले? सबसे पहले वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। कौन कौन से? वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। ठीक है, हमें और मिलेट्स मिले थे कहाँ से? गुजरात से। इसको याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। मिलेट्स कहाँ से मिले थे? गुजरात में। राइस भी मिला था बट बहुत रेयरली मिला था। ठीक है, नाउ जो एनिमल बोन्स मिली थी, किस किस के एनिमल बोन्स मिले थे? कैटल के मिले, शीप के मिले, गोट, बफेलो एंड पिग। एनिमल बोन्स किन किन के मिले? कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी मिली जैसे बोर, डियर और घड़ियाल। ठीक है, और जो फिश और फाउल थे उनके बोन्स भी मिले थे। सो बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, ये आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, ग्रेन्स एंड सीड्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। और इन सब इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस भी रेज हो सकते हैं जिसको हमने एक साइड बॉक्स में लिख दिए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सो आप पढ़ लेना। जैसे हाउ हैव हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज टू द ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ठीक है, डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सब इसी टॉपिक से बेस्ड है। और हाँ, इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज एंड सोर्स बेस्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, इन तीनों का एक वन शॉट लेके आऊँगा, वन शॉट वीडियो। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और उस सब की पीडीएफ में मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। सो पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। जो हड़प्पन पीपल की एग्रीकल्चर कैसे करते थे, उनकी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज थी वो क्या थी हड़प्पन पीपल की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो जो बुल था, बुल यानी कि भैंस, आप जानते हैं, वाज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने हड़प्पन की सील और ये जो टेराकोटा स्कल्पचर है उनमें भी मिलते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सन है, ऑक्सन जो मतलब वो होता है एक तरह का, कह सकते हैं फावड़ा तरह का, जिससे हम ये खुदाई नहीं करते हैं ये जैसे खेतों में जोतने के लिए, वो लोहे सा ब्लेड से बना रहता है। ठीक है, तो उसको प्लफिंग के लिए यूज़ किया जाता था हड़प्पन पीपल में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और जो टेराकोटा प्लफ मॉडल्स थे ये कहाँ कहाँ मिले हैं हमें? चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं। जो टेराकोटा प्लफ मॉडल्स कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान एंड बनावली में। ठीक है, सो ये लिखा है जो प्लफ फील्ड फाउंड एट कालीबंगा राजस्थान। जो प्लफ फील्ड थी वो कहाँ पे मिली है? कालीबंगा राजस्थान में। प्लफ फील्ड का मतलब जहाँ पे जोती हुई, जो खेत जोता हुआ खेत कहाँ पे मिलता है? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। दिस फील्ड हैज टू सेट्स ऑफ फरोस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, टू क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर। सो जो फील्ड थी, जो ये खेत आप देख सकते हो जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, ये टू सेट्स ऑफ फरोस में बनी हुई थी। टू सेट्स ऑफ फरोस का मतलब है एट राइट एंगल्स। ये देखो ये ऐसे बनी होती थी। ये जो फील्ड है ये दो सेट्स में डिवाइडेड है। ये एक इस साइड से बनी है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, एक साइड, तो दो साइड से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसमें जो दो क्रॉप्स साथ में उग सकें। ठीक है, तो ये राइट एंगल बनाती है। क्या बनाती है? राइट एंगल शो करती है। ये लिखा है फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जिससे टू क्रॉप साथ में उग सकें। ठीक है, ये दिख रहा है
फ्रॉड फील्ड कालीमंगन में ये ऐसे दो साइड्स में दो कर्व्स उगते हैं और ये राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, नाउ हम इरिगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इरिगेशन कैसे करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स फाउंड एट शोटुगाई अफगानिस्तान में, जो कैनाल्स मिले हैं हमें जहाँ से ये पानी जाता था, कैनाल्स कहाँ पे मिले हैं, शोटुगाई अफगानिस्तान में। शोटुगाई कहाँ पे है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद रखना एमसीक्यू इसमें भी आ सकता है। सो कैनल्स फाउंड एट शोटुगाई अफगानिस्तान। ठीक है, वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स फॉर इरिगेशन, कुएं से भी पानी निकाला जाता था सिंचाई के लिए। ठीक है, वहां पे इरिगेशन वेल्स, कुएं बने होते थे जिससे सिंचाई में मदद हो सके। ठीक है, और जो वाटर रिजर्वॉइस है वो कहाँ मिले हैं, धोलावीरा गुजरात के अंदर। ये वाटर रिजर्वॉयर है जहाँ पे वाटर को रिजर्व करते थे, पानी को रिजर्व करते थे। कहाँ मिला है ये हमें, धोलावीरा में मिलता है ये। ठीक है, तो ये थी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसको भी मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है, तो आप पढ़ लेना। और हाँ, इस लेक्चर के बाद इस ये पूरी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इस चैप्टर के बाद रिवाइज कर सकते हैं। और आपको हमारा जो वीडियो है अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए और अच्छे कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है मोहनजोदारो। हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। ये हड़प्पा के बाद एक और सिटी थी जो मोहनजोदारो में, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है ये सिटी। पर जो हड़प्पा के बाद जो एक और अच्छी वेल नोन साइट थी उसको मोहनजोदारो कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मोहनजोदारो द वेल नोन साइट। और हाँ, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना मोहनजोदारो के बारे में, इसको माउंट ऑफ डेट्स भी कहा जाता है। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो लिख लेना, मोहनजोदारो कैन बी नोन एज माउंट ऑफ, राइटिंग पे मत जाना थोड़ी, माउंट ऑफ डेट्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी वालों को, मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, माउंट ऑफ डेट्स, मृतकों का टीला, मृतकों का ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है माउंट ऑफ डेट्स। ठीक है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, माउंट ऑफ डेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो हमारा मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट। हाउएवर द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर वाज हड़प्पा। जो सबसे पहली साइट थी वो तो हड़प्पा थी। इसके बाद जो साइट डिस्कवर्ड की है आर्कियोलॉजिस्ट ने वो है मोहनजोदारो। ठीक है, तो जो मोहनजोदारो है इसलिए दो सेक्शन में डिवाइडेड था। इसका जो सेटलमेंट है, ये जो पूरी सिटी थी, ये दो सेक्शन में डिवाइडेड थी। पहली जो सिटी, जो पहला सेक्शन था, वन स्मॉलर बट हाई द सिटाडल, जिसको सिटाडल कहा जाता था। ये देखने, वैसा तो ये साइज में स्मॉल था लेकिन हाई था, बड़ा, इस पे बड़ी बड़ी वो बनी होते थे, स्ट्रक्चर बने होते थे बड़े बड़े। ठीक है, और जो अदर था, नेक्स्ट था, वो था मच लार्जर बट लोअर टाउन। ये जो पूरा शहर दिख रहा है आपको यहाँ पे इस पिक्चर में, ये लोअर टाउन कहा जाता था। ये लोअर था मतलब था नीचे, लेकिन लार्जर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो इसलिए दो सेक्शन में डिवाइड था। पहला सेक्शन था सिटाडल, जिसको हायर और जो स्मॉलर था, एंड दूसरा सेक्शन था लोअर टाउन, जो लोअर और लार्जर था। ठीक है, यानी कि सिटाडेल हाई मतलब हाइट में ऊंचा बड़ा, लेकिन स्ट्रक्चर में नीचे से स्मॉल, और जो लोअर को मतलब पूरा बड़ा शहर,
बट जो उसके हाउसेस थे वो लोअर नीचे की साइड थे, लेकिन वो लार्जर था, ठीक है, इसलिए उसको लोअर टाउन कहा जाता है। और जो सीटाडेल है उसको हायर टाउन या सीटाडेल भी बोला जाता है, ठीक है। सो द सीटाडेल हायर एंड स्मॉलर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सीटाडेल है owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms। ये जो सीटाडेल है इसकी हाइट का ये फैक्ट से पता चलता है कि जो उसकी बिल्डिंग्स है सिटाडेल की, वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से बनी हुई है। मड ब्रिक यानी जो मड थी से जो ब्रिक्स थी उससे बनी हुई है। जो प्लेटफॉर्म्स आपको देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से बनी हुई है। ये ईंटों से, ये मड की ईंट है, इससे बनी हुई है, ठीक है। ये वॉल है, इसकी चारों ओर दीवारें हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लोअर टाउन है, जो लोअर एंड लार्जर है, जो लोअर टाउन भी वॉल्ड है, ये भी चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है, बना हुआ है। और ये सेवरल बिल्डिंग्स की हैं, वो भी प्लेटफॉर्म से बनी हुई हैं, जो फाउंडेशन के तौर पे, ये जो ऊपर देख रहे हैं, फाउंडेशन के तौर पर ये काम करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके प्लानिंग ऑफ द सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो सेटलमेंट था वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। ये जो पूरा सेटलमेंट जो मोहनजोदारो सिटी बनाई गई थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, वहाँ के लोगों के द्वारा, उन्होंने इस सिटी को ऐसे ही नहीं डेवलप किया था। उन्होंने सबसे पहले सेटलमेंट को पूरा प्लान किया एंड देन इम्प्लीमेंट किया अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो इसके फाउंडेशंस थे वो साइंस थे प्लानिंग के, जिसने जो फाउंडेशंस बनाए हैं ऊपर से, ये प्लानिंग के साइंस थे। तो इस ये बताता है कि जो सेटलमेंट था वो बहुत पहले प्लान किया गया, देन इम्प्लीमेंट किया गया। और अदर साइंस ऑफ प्लानिंग के जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वो वेदस या तो सन से मतलब सूरज से सूखी हुई थी, या बेक सूखी हुई मतलब सिकी हुई, सॉरी सूखी नहीं, सिकी हुई जो ईंटें थी उससे बनी हुई हैं। और ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो से लगी हुई बनी हुई है और लगी हुई है, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रेक्स की इसका रेशियो क्या था, ये जो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ थी, जो एक ईंट है मान लीजिए, ये ईंट दिख रही है, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 4 टाइम्स, और जो इसकी हाइट है वो 2 टाइम्स से थी। यानी कि ये जो इसकी ब्रेड्थ आप देख सकते हैं, ये 4 टाइम्स थी, मतलब 4 थी। और देन ये जो इसकी ब्रेथ थी, लेंथ थी 4 टाइम्स और ब्रेथ थी 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाया जाता है इस ब्रेथ को, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाया था, जो कि जिसका रेशियो था 4:2 याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:2:1। तो ये जो इसका रेशियो था क्या था, कितना था, 4:2:1। इस रेशियो में इस ब्रेक को बनाया गया था, ठीक है। जो सच ब्रेक्स पर यूज थी और हड़प्पन सेटलमेंट्स में इन्हीं ब्रेक्स का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा हमारा, और समझ में आ रहा होगा। अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप इसको सुधारने की और कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेइंग आउट ट्रेंड्स। लेइंग आउट ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो इससे ये क्वेश्चन भी रेज होता है इस टॉपिक से, हड़प्पन सिटीज हैड प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जो हड़प्पन सिटीज है उनका प्लान ड्रेनेज सिस्टम था उनके पास, उसको एलेबोरेट करें। तो जो हड़प्पन पीपल का, हड़प्पन सिटी का जो सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है उनकी हिस्ट्री में, वो प्लान ड्रेनेज सिस्टम को माना जाता है, ठीक है। तो सो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर था हड़प्पन सिटीज का, वो था उनका केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो इन लोअर टाउन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern intersecting at right angles। सो जो लोअर टाउन में, ये जो पूरा टाउन है मोहनजोदारो में, ये एक ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पूरा ग्रिड पैटर्न है एक चारों ओर तक,
जिसको ये राइट एंगल में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये जो ड्रेन्स हैं ये राइट एंगल शो कर रही हैं, देख सकते हैं ना आप। सो ये एक अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में बनाई गई हैं। ये बताता है जो स्ट्रीट है वो ड्रेन से लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। तो ये जो उन्होंने अर्बन पीपल ने अपने ये जो घर बनाने से पहले उन्होंने सबसे पहले ड्रेन्स नालियाँ बनाई, जिससे जो घरों का पानी है वो आराम से निकल सके और बाद में उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसलिए सिम कहता है जो स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। ठीक है, देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। सबसे पहले उन्होंने नालियाँ ड्रेन्स बनाई, देन उसके बाद घर बनाए। ठीक है, जिससे जो डोमेस्टिक वाटर है उसको स्ट्रीट ड्रेन से ही फ्लो हो और हर हाउस के पास एटलीस्ट वन वॉल हो अलोंग अ स्ट्रीट। किस लिए? क्योंकि वो जो घर बनाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो अपने घरों में एक वॉल भी बनाते, दीवार बनाते थे और उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने इससे जो उनके घर का पानी है वो डायरेक्टली ड्रेन्स में फ्लो हो और सीधे उससे निकल सके। ठीक है, so if domestic waste water had to flow into the street drains, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उसको स्ट्रीट ड्रेन से निकलना हो तो हर घर के पास एटलीस्ट एक वन वॉल दीवार होना चाहिए जिससे वो उस पानी को फ्लो करके निकाल सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम था ये वर्क कैसे करता है। ये जो वेस्ट वाटर आप देख सकते हैं फ्रॉम हाउस फ्लोस आउट थ्रू ए स्मॉल आउटलेट। एक स्मॉल आउटलेट इस छोटा सा एक कुल्का टाइप का कह सकते हैं, जैसे नालियों में कुल्का होता है उससे में से ये जो पानी था घरों का ये निकल से सीधा ड्रेन्स की ओर निकल जाता था। ठीक है, जो स्ट्रीट ड्रेन थी वो कवर्ड विथ स्टोन और ब्रिक स्लैब से। ये तो या पत्थरों से या कुछ ब्रिक स्लैब से इसके ऊपर से ये ढकी होती थी ये स्ट्रीट ड्रेन्स, जिससे ये कि जो स्मेल वगैरह है या बदबू वगैरह है और जो उससे ये जो पॉल्यूशन वगैरह है वो ना फैले, गंदगी ना फैले। ठीक है, और जो ड्रेन्स कैरीड वेस्ट वाटर अवे फ्रॉम द सिटी। ये जो ड्रेन्स थी ये पूरा वेस्ट वाटर सिटी से बाहर निकाल देती थी। ठीक है, इन शॉर्ट हड़प्पन पीपल प्लान देयर सिटीज वेरी केयरफुली। जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने अपनी सिटीज को बहुत ही केयरफुली प्लान किया था। दे फर्स्ट लेड आउट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स इन अ ग्रिड पैटर्न। उन्होंने जो रोड थे स्ट्रीट्स थे उनको ड्रेन्स के साथ जोड़ा एक ग्रिड पैटर्न में। देन उसके बाद उन्होंने उस पे उसके बाद घर बनाए, उसके बाद घर बनाए और उसको स्ट्रीट से जोड़ा और स्ट्रीट से जोड़ा जिससे जो वेस्ट वाटर है फ्लो कर सके ड्रेन्स में, नालियों में बहुत इजी वे में। जिससे इस वजह से ये दिस मेड द सिटीज क्लीन हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज। इन सब चीज़ों से जो सिटीज़ थी वो बहुत ही क्लीन, हेल्दी और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनी थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो डोमेस्टिक घर कैसे बने थे, उनका जो आर्किटेक्चर था अंदर का वो कैसा था। इससे एक क्वेश्चन भी रेज होता है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लोअर टाउन था वो एग्जांपल प्रोवाइड करता था रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का। सारे लोअर टाउन में सब घर ही घर बने थे। इसमें क्या क्या था, चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। So the lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. जैसा आप देख सकते हैं ये एक घर है, बेसिकली ये घर है। ठीक है, ये सेंटर पे एक कोर्टयार्ड बना हुआ है, एक मतलब बरामदा टाइप से बना हुआ है जिसके चारों साइड रूम बने हुए हैं। ये रूम एक, रूम दूसरा रूम और इस साइड ये सब रूम बने हुए हैं। ठीक है, so the courtyard was probably the center of activities such as cooking and baking. ये जो बरामदा ये कोर्टयार्ड है ये वो सेंटर था जहाँ पे कुकिंग खाना बनाती थी महिलाएं, वहाँ की औरतें, और सिलाई बुनाई करती थी। तो इस कोर्टयार्ड को इसलिए बनाया गया था, सेंटर ये सेंटर में था, बीच में था। ठीक है, जैसा बेसिकली घरों में होता नहीं है, हम भी हमारे घरों में भी बीच में बरामदा बना देते हैं। वहीं पर गाँव में आपने देखा होगा घरों में बीच में बरामदा रहता है, वहाँ पे खाना भी बनाती हैं महिलाएं और वीविंग करती हैं, मतलब सिलाई बुनाई भी करती हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे भी ऐसा उन्होंने सेंटर कोर्टयार्ड बनाया था जिसके चारों ओर रूम थे और वहाँ पे कुकिंग और वीविंग मतलब
सिलाई बुनाई और खाना बनाती थी महिलाएं। वॉट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन अपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। वो हड़प्पन पीपल थे अपनी प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ठीक है, कैसे ध्यान रखते थे? देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। वो अपने घरों में खिड़कियां नहीं लगाते थे। ये एक बहुत ही अलग तरीका था उनका प्राइवेसी का। इससे उन्होंने अपने मतलब किसी भी घर में आप हड़प्पा के घरों में देखोगे तो किसी भी घर में उनकी दीवारों में उन्होंने विंडोज खिड़कियां नहीं लगाई हुई थी। और इवन तो जो मेन एंट्रेंस था डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्ट यार्ड। उनकी जो मेन एंट्रेंस भी उन्होंने गेट ऐसा बनाया था जिससे उनके कोर्ट यार्ड का डायरेक्ट व्यू किसी को ना देख सके, जो आते जा जाते लोग हैं उनको अंदर का नज़ारा ना दिख सके। वो बहुत ही छोटा गेट लगा देते, जैसे क्या बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि वो बड़ा गेट होता है और बरामदा होता है तो लोग देखते हुए चलते हैं कि क्या चल रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने जो घर बनाए थे वो बहुत ही ऐसा बनाए थे कि कोई भी आता हुआ व्यक्ति उनके कोर्ट यार्ड में देख ना सके या झांक ना सके। ठीक है, ये व्यू ना देख सके। ठीक है, और एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हर घर के पास अपना एक ओन बाथरूम था। हर घर में आपको एक बाथरूम जरूर मिल जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से, जिसमें ड्रेन्स कनेक्टेड थी, नालियाँ कनेक्टेड थी थ्रू द वॉल टू, दीवारों से, किससे? स्ट्रीट ड्रेन में, जिससे जो पानी है वो उनका बाथरूम से डायरेक्टली निकल सके। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच द सेकंड स्टोरी और द रूफ। कुछ घरों में हम सीढ़ियाँ भी देख पाई गई थी, सीढ़ियाँ जिससे जो वो है छतों पे जा सके। जैसे सरपट पीपल को छतों पे जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी। ठीक है, कुछ घरों के पास, बहुत से घरों के पास वेल्स यानी कि कुएं भी पाए गए थे, है ना, जो एक रूम के बाहर होते थे, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय द पासर्स बाय। आते हुए जाते हुए व्यक्तियों के द्वारा उसको यूज किया जाता है। और ये भी पाया गया है वहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ वेल्स, कुएं थे, अप्रोक्सीमेटली 700 पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700 के आसपास पाए गए हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, याद रखना। और आंसर राइटिंग में भी आप इसको जरूर इंक्लूड करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने वेल्स पाए गए हैं? 700। सो इन शॉर्ट, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी मोहनजोदारो की वो वेल प्लान्ड थी। सेकंड, बहुत कंफर्टेबल थी रहने के लिए। और ये क्लीनलीनेस और प्राइवेसी को शो करता है कि उनकी कितना केयर करते थे हड़प्पन पीपल, क्लीनलीनेस का कितना ध्यान रखते थे और अपनी सुरक्षा, अपनी प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उनकी गोपनीयता का ध्यान रखते थे। ठीक है, और जैसे कोर्ट यार्ड्स, बाथरूम्स, प्राइवेट वेल्स, कुएं, प्राइवेट कुएं, स्टेयरकेसेस और वेल कनेक्टेड ड्रेन्स उनकी लाइफ को बहुत इजी और हेल्दी बना दिया था उन हड़प्पन पीपल की लाइफ को इन सब चीज़ों में। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीटेडेल के बारे में। द सीटेडेल, जिसको हार्ट ऑफ मोहनजोदारो भी कहा जाता है। सो द सिटाडेल इज नोन एज द हार्ट ऑफ मोहनजोदारो। अगर एमसीक्यूज में पूछ ले तो याद रखना, सिटाडेल को द हार्ट ऑफ मोहनजोदारो भी कहा जाता है। Here we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. सिटाडेल में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर का एविडेंस मिलता है जो कि यूज किया जाता था पब्लिक पर्पसेस के लिए। क्या यूज था वो, हम पढ़ते हैं। इस सिटाडेल में एक वेयर हाउस भी इंक्लूडेड था। ये एक मैसिव स्ट्रक्चर था जिससे जो लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वो डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ। जो ये वेयर हाउस था ये एक स्टोरेज बिल्डिंग थी। इसका जो लोअर पार्ट था, नीचे का हिस्सा था, वो ईंटों से बना हुआ था और जो अपर पार्ट था, ऊपर का हिस्सा था, वो लकड़ियों से बना हुआ था डिकेड लॉन्ग अगो। ठीक है, और जो सिटाडेल था ये हायर फोर्टिफाइड पार्ट था सिटी का, जो इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स को कंटेन करता था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ क्या था? ग्रेट बाथ बेसिकली एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो चारों ओर को है ना कोर्ट यार्ड के अंदर एक
जो कोर्टयार्ड रहता था अपन पीपल के घर में, वहाँ पे एक लार्ज ग्रेट बाथ बना था, रेक्टेंगुलर साइज में, जो सराउंडेड था कॉरिडोर से ऑन ऑल फोर साइड्स। ठीक है, ये चारों साइड कॉरिडोर से सराउंडेड था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। स्टेप्स इनटू द टैंक, जो इस टैंक के अंदर जाने के लिए दो जगह से स्टेप्स बनाए हुए थे। जो पहला स्टेप था, देयर वर टू स्टेप्स, फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ, जो एक नॉर्थ साइड से बनाए होते, सीढ़ियाँ बनाई हुई थी स्टेप्स नीचे जाने के लिए, और एक साउथ साइड से बनाया हुआ था टैंक के अंदर जाने के लिए। ठीक है, इसका थर्ड फीचर हम पढ़ते हैं, वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। द टैंक वाज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स एंड एज ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। ये जो इसकी ब्रिक्स बन जो इस टैंक के सारी ये ब्रिक्स बनी हुई थी, जो इससे ये इसका एज बना हुआ था इन ब्रिक्स से, और ये जो मोटर से ये जो बनी हुई थी ब्रिक्स, इसमें जिप्सम एक तरह का सीमेंट रहता है, जिप्सम मोटर से ये बनी हुई थी, जिससे जो इसका पानी है वो एकदम स्थिर रहे और बाहर ना फैले। ठीक है, रूम्स, वेल एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रूम्स थे तीनों साइड में, और यहाँ पे एक लार्ज वेल भी था, जिससे जो वाटर था टैंक से ह्यूज ड्रेन में जा सके। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स, बाथरूम का कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। क्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathrooms, 4 ऑन ईच साइड ऑफ ए कॉरिडोर। कोर्टयार्ड के अंदर हर हर चारों साइड, कॉरिडोर के चारों साइड एक 8 बाथरूम बने होते थे। ठीक है, हर चौथी साइड में एक बाथरूम इस साइड, एक बाथरूम इस साइड, एक साइड बाथरूम इस साइड, चारों साइड पे चार चार बाथरूम आपको मिल जाएंगे। दो दो बाथरूम, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। ठीक है, जो नालियाँ थी इससे कनेक्टेड थी। ठीक है, और ये क्यों स्पेशल था, वाई वॉज इट स्पेशल? द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड in the citadel with several distinctive buildings had led to scholars suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath. तो इसकी जो स्ट्रक्चर, गेट बाथ का स्ट्रक्चर था, ये इसकी यूनिकनेस ये शो बताती थी, करती थी स्कॉलर्स की, कि जो ये ग्रेट बाथ है, ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है, ये कुछ स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया, कुछ धार्मिक या पवित्र स्नान के लिए बनाया गया है, जो कि हड़प्पन पीपल नहान पवित्र स्नान करने से पहले पवित्र स्नान करते थे, आई मीन इस टैंक में। तो उन ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। ठीक है, ये शो करता था एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी हड़प्पन पीपल की, ये एक बहुत ही एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स को शो करता था, और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी हड़प्पन पीपल की उसको शो करता था, उसको बताता था। इन शॉर्ट जो द सिटाडेल एट मोहनजोदारो है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी, लाइक वेयर हाउसेज एंड गेट बाथ। द गेट बाथ विथ इट्स क्लियर डिजाइन एंड ड्रेनेज सिस्टम प्रोबेबली यूज फॉर रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का मतलब है क्या क्या स्ट्रेटजीज थी आर्कोलॉजिस्ट से द्वारा, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की गई थी टू अंडर द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन पीपल। क्या क्या सोशल डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने ट्रैक किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्यूरियल्स के बारे में। ब्यूरियल्स बेसिकली जिसमें जहाँ पे हम जो मरे हुए लोग हैं उनको गाड़ा करते थे। सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू फाइंड सोशल or economic differences amongst the people within a particular culture includes studying burials. ठीक है, at burials and Harappan sites the dead were generally laid in pits. burials में, हड़प्पन साइट्स में जो burials थे उनको पिट्स में, जो मरे हुए लोग थे उनको पिट्स में गाड़ा जाता था। ऐसा एक रेक्टेंगुलर गलर, ये ईंटों से बना हुआ गड्ढा था, इसमें हम मरे हुए लोगों को वो लोग गाड़ देते थे। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द burial pit was made. In some instances the hollowed out spaces were lined with bricks. कुछ कुछ ऐसे भी मिले हैं वहाँ पे कि ये जो हॉलो स्ट्रक्चर में बने होते थे ये गड्ढे,
वो चारों ओर ईंटों से एक हॉलो गोल टाइप का शेप बनता था, जहाँ पे इन जो मरे हुए लोग थे इनको गाड़ देते थे, ठीक है। Could this variation be an indication of social differences? We are not sure. जो वेरिएशन थे ये सोशल डिफरेंस को इंडिकेट करते थे, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। कुछ ग्रेव्स थी जहाँ पे ये जो लोग मरे हुए जो डेड्स मिले थे, वहाँ उसके साथ क्या क्या मिलता है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं और पॉटरी मिले हैं, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। क्या होता था, अपन लोगों का ऐसा मानना था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके साथ कुछ ज्वेलरी या पॉटरी हम साथ में रख देते हैं उनके मरने के साथ ही, जिससे जो वो ये जो चीज़ें हैं वो मरने के बाद वो लोग यूज़ कर सकें, ऐसा मानना था, ऐसा ये शो करता है। ठीक है, ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन ऑन वुमेन। ज्वेलरी दोनों के ब्यूरियल्स में मिली थी, जो चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड विद कॉपर मिरर्स। कुछ कुछ डेड लोग मरे हुए लोगों के साथ कॉपर मिरर्स भी मिले हुए हैं, कॉपर से बना हुआ शीशा जिस मिला है, ऐसा उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद वो शीशे कॉपर मिरर्स का भी यूज करें जो लोग मर चुके हैं, ठीक है। बट ऑन द होल इट अपियर्स दैट द हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद आर्कोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था कि जो हड़प्पन्स है वो डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग पीसीएस थिंग। वो ये बिलीव नहीं करते थे कुछ ज़्यादा पीसीएस चीज़ों को मरे हुए लोगों के साथ रखने में। ऐसा क्यों? ऐसा वो मानते थे कि जो मरे हुए लोग हैं, ठीक है, उनके साथ हम कुछ बेसिक चीज़ें रख देते हैं जिससे हाँ वो आफ्टर लाइफ में यूज कर सकें, बट जो प्रीसियस ज्वेलरी है, बहुत ही प्रीसियस थिंग्स हैं, उनको के साथ इनके साथ नहीं रखते हैं। वो ऐसा नहीं मानते थे, इतना ज़रूरी नहीं मानते थे, ठीक है। अब हम लुकिंग फॉर लग्जरीज इसके बारे में पढ़ते हैं। Another strategy to identify social differences is to study artifacts which archaeologists broadly classify as, ठीक है। जो दूसरी स्ट्रेटजीज थी सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो थी आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को दो सेक्शन में डिवाइड क्लासीफाई किया है। पहला यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। तो सबसे पहले हम यूटिलिटेरियन के बारे में पढ़ते हैं। Utilitarian. It includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते थे यूटिलिटेरियन जो डेली यूज के लिए बनाए जाते थे, और ये इजीली बन जाते थे कुछ ऑर्डिनरी मटेरियल से, जैसे कि स्टोन और क्ले। जैसे स्टोन मतलब पत्थर से ब्लेड्स वगैरह बनाना शिकार के लिए, ठीक है, और क्ले से कुछ पॉट्स वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों से ये बहुत इजीली बन जाते थे। ये क्या क्या इंक्लूड होता था इनमें? कॉन्स होता था इंक्लूड, पॉटरी हो गई, नीडल्स हो गई, फ्लैश रबर्स, वो बॉडी स्क्रबर्स थे, बॉडी को मतलब स्क्रब करने के लिए फ्लैश रबर्स, ये सब चीज़ें ये यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सेटलमेंट्स, ठीक है। देन लग्जरीज, कुछ लग्जरीज ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया जो ऑब्जेक्ट्स कुछ जो लग्जरीज थे, इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, कि ये बहुत रेयर है और ये कुछ बहुत ही कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल से बने हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने हैं। दस कुछ लिटल पॉट्स ऑफ फाइंस, ये लिटल पॉट्स ऑफ फाइंस जो कि ब्लू कलर का ये बना होता था, जार टाइप का रहता था, ये बहुत ही प्रीशियस माना जाता था क्योंकि ये इसको बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। ये भी मिले हैं लग्जरीज। मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइंस इसी को कहते हैं, परहैप्स यूज्ड एज इन, जो मिनिएचर पॉट्स थे फाइंस के, ये यूज किए जाते थे परफ्यूम बॉटल्स को बनाने के लिए, और जो मोस्टली फाउंड कहाँ का मिले हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है इसके बारे में कैसे फाउंड किए, कैसे पता चलता है, इस चनुदारो एक क्राफ्ट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चनुदारो था ये एक बेसिकली एक क्राफ्ट सेंटर माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो इससे क्वेश्चन भी रेज होता है इस टॉपिक से, एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चनुदारो। चनुदारो एक क्राफ्ट सेंटर
एक टाइनी सेटलमेंट, ये एक टाइनी सेटलमेंट था जो लेस देन 7 हेक्टेयर्स की में फैला हुआ था। 7 हेक्टेयर के से भी कम एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, ये स्पेशलाइज था किसमें? बीड मेकिंग, मोती बनाने में, शेल कटिंग में, मेटल वर्किंग और सील मेकिंग में। ठीक है, क्या क्या वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज होते थे बीड्स के लिए? जैसे स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट मोती बनाने के लिए यूज किए जाते थे। और मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड भी यूज किए जाते थे। शेल, फाइन्स और टेराकोटा भी यूज किया जाता था। क्या क्या क्राफ्टिंग टेक्निक्स थी? स्टेटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन माना जाता है जो इजीली वर्क काम करता था। ठीक है, बन जाता था, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें इजीली बन जाती थी। नोड्यूल शेप और फाइनली फ्लेक्ड, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग क्राफ्टिंग टेक्निक जिससे भी बनाती थी। ग्राइंडिंग चीज के लिए चीज़ें, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी हमें मिली हैं। कहाँ से? चनुदारो और लोथाल से। लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। ठीक है, ये जो ड्रिलिंग जैसी ये ड्रिल्स थी, ये देख सकते हैं आप इसमें, ये ड्रिल्स, ये खुदाई वगैरह, मतलब ये सुलाग वगैरह करने के लिए इसको यूज किया जाता था। शेल क्राफ्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ थे? नागेश्वर एंड बालाकोट नियर द कोस्ट। नागेश्वर और बालाकोट शेल क्राफ्ट सेंटर्स थे। ये शेल बैंगल्स और इनलेट्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे। ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता था? जो चनुदारो से बनकर ये जो सारा प्रोडक्ट था, फिनिश प्रोडक्ट था ट्रेड के लिए, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो में भेजा जाता था। ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगह भेजा जाता था। बीड्स, सेल ऑब्जेक्ट्स और मेटल आइटम्स फ्रॉम चनुदारो वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। बीड्स, सेल ऑब्जेक्ट्स और जो मेटल आइटम्स थे, चनुदारो से लेकर लार्ज अर्बन सेंटर जो कि मोहनजोदारो और हड़प्पा थे, वहां पर ट्रेड करने के लिए भेजे जाते थे, सामान बेचने के लिए भेजे जाते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो सेंटर्स क्या कहते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन को, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो इससे ये क्वेश्चन भी बनता है। डिस्क्राइब द बेसिस ऑन विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन कल्चर्स। So, in order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for, सबसे पहले किस चीज़ के लिए उन्होंने को देखा? उन्होंने रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है जैसे कि स्टोन, नोड्यूल्स, होल सेल्स और कॉपर ओर, इनको सबसे पहले उन्होंने चेक किया। देन टूल्स, क्या क्या टूल्स बने, ठीक है, क्या क्या अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिला, और जो रिजेक्ट्स और जो वेस्ट मटेरियल, इन चीज़ों को देखा। और जो वेस्ट है इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क माना जाता था। जिससे जैसे कि हम सब वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, तो जो वेस्ट था उस टाइम पे भी वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर माना जाता था क्राफ्ट वर्क के लिए। वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लास्ट सिटी जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में। ठीक है, मोहनजोदारो भी एक क्राफ्ट सेंटर, मेजर क्राफ्ट सेंटर था, और हड़प्पा भी मेजर क्राफ्ट सेंटर था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। क्या क्या स्ट्रेटजीज थी उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए, जिससे जो हड़प्पा में क्राफ्ट प्रोडक्शन बन सके। ठीक है, इससे ही एक क्वेश्चन भी रेज होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स बाय द हड़प्पन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। Terracotta toy models of bullock carts suggest thus that this was one of the means of transporting goods and people across land routes. जो टेराकोटा टॉय मॉडल्स थे ब्लॉक कार्ट्स के, ये बताते, ये सजेस्ट करते थे, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। मतलब जो टेराकोटा के ब्लॉक कार्ट्स के मॉडल्स थे, उस टाइम पे क्या होता था, जो मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए, लाने के लिए, जो बुल थे और उनको बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी से बांधा जाता था बुल्स को। और जो पूरा जो मटेरियल था वो उस बैलगाड़ी में लैंड रूट के थ्रू आता था, जिसको जो लोग थे वो बैलगाड़ी को लेकर लैंड रूट से आते थे उस सामान को लेकर। ठीक है, कुछ रिवराइन रूट्स, मतलब नदियों से भी आते थे जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, एज वेल एज कोस्टल रूट से भी यूज किए जाते थे। कोस्टल रूट्स थे उसको भी यूज किया जाता था सामान को लाने के लिए। ठीक है, उस मटेरियल को लाने के लिए। मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आते थे? जो हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल्स फॉर कार्ड प्रोडक्शन एंड कोरिबल्स बैग्स, कुछ बैग्स में लेके आते थे।
They established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. उन लोगों ने इस ऐसे सेटलमेंट स्टेब्लिश कर लिए थे वहाँ। उन्होंने जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने नागेश्वर एंड बालाकोट में ऐसे सेटलमेंट मतलब छोटे छोटे वो बना लिए थे घर, जहाँ से वो अब नागेश्वर और बालाकोट से वो जो सेल्स थे जहाँ पे सेल्स अवेलेबल थे वहाँ से लेकर हड़प्पा में आ सकें। तो कहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट स्टेब्लिश किया था, नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वे जहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। अदर सच साइट्स जैसे शौतुगाई अफगानिस्तान में है, जहाँ पे लापिस लजोली के इस टाइप का स्टोन वो रहता है स्टोन, इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है। और जो लोथल जहाँ से कार्लेनियल कार्नेलियन स्टेटाइट और मेटल बहुत ज़्यादा मिलता था। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी थी रॉ मटेरियल को लाने के लिए, वो थी हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। एक्सपेडिशंस मतलब भेजना कि वो ऐसे लोगों को भेजते थे, ऐसे एरिया में ऐसे लोगों को भेजते थे जहाँ से जैसे खेतरी रीजन था राजस्थान का, वहाँ पे खेतरी रीजन पे लोग जाते थे कॉपर लेने के लिए, और साउथ इंडिया में लोगों को भेजा जाता था गोल्ड लाने के लिए। ठीक है, तो कॉपर कहाँ पे मिलता है, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, एंड साउथ इंडिया में क्या मिलता है, गोल्ड के लिए साउथ इंडिया जाते थे और कॉपर के लिए राजस्थान के खेतरी रीजन में जाते थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, क्या क्या कॉन्टेंट थे डिस्टेंट लैंड्स के साथ। ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन ये बनता है हाउ डज द हड़प्पन स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद, उन्होंने डिस्टेंट लैंड के साथ कैसे कॉन्टैक्ट बनाया। ठीक है, सो ट्रेड विथ ओमान, ओमान एक सिटी है जो कि आज के टाइम पे आई थिंक ईरान या इराक में आती है, आई एम नॉट श्योर, बट ओमान से ट्रेड करते थे। कॉपर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ओमान एंड द हड़प्पन साइट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकेल सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन। जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स जो ओमान से आते थे और जो हड़प्पन साइट्स के जो ट्रेसेस थे निकेल के, वो एक कॉमन ओरिजिन शो करते थे। लार्ज हड़प्पन जार विथ ब्लैक क्ले कोटिंग फाउंड इन ओमान, जो ओमान से एक ये लार्ज ब्लैक कलर का जार लाया जाता था जो क्ले से बना हुआ था, ये ओमान में मिला है। जो जो हड़प्पन की जो कारीगरी है हड़प्पन लोगों की, ये उससे बना हुआ है, तो ये कॉमन ओरिजिन को शो करता है हड़प्पा पीपल, हड़प्पा के लोगों का और ओमान ओमान के लोगों का, ओमानी कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, इसका लिंक मेसोपोटामिया से भी है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू रीजन्स, ऐसे जो टेक्स्ट है मेसोपोटामियन के ऐसे रीजन्स को रेफर करते थे जो कि मगन, कौन कौन से रीजन थे, मगन, दिलमुन एंड मेलुआ रीजन थे। ठीक है, हड़प्पन सील्स बीड्स एंड वेट्स फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट, मेसोपोटामियन साइट्स में भी जो हड़प्पन की सील्स हैं, बीड्स हैं और वेट्स मिले हुए हैं मेसोपोटामिया साइट्स में भी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे, जिससे उनकी जो सील्स भी वहाँ पे मिले हैं, मोती हैं, वेट्स बीट्स भी मिले हैं और वेट्स भी मिले हैं। ठीक है, नाउ सी ट्रेड एंड मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुआ को कैसे डिस्क्राइब करते थे, मेलुआ उस जगह मेलुआ को लैंड ऑफ सी फेयरर्स, सी फेयरर्स के लैंड के तौर पर इसको रेफर करते थे। मेलुआ को क्या कहा जाता था, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। एंशिएंट डिपिक्शन ऑफ हड़प्पन शिप ऑन सील, कुछ एंशिएंट डिपिक्शन थी हड़प्पन शिप्स की सील्स पे भी मिली हैं, जैसे ये जो आप देख सकते हैं सील्स पे जो हड़प्पन शिप एक तरह की डिजाइन बना हुआ है, ये बनी मिली हैं। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट को लैंड ऑफ सीपर्स कहा जाता है। बिसाइड्स वी फाइंड रिफ्लेक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोल्स, सील्स पे भी मिले हैं शिप्स की और बोल्स की भी ये मिली हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में। क्या क्या सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो सील्स और जो सीलिंग्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती थी। ठीक है,
जिसमें ये लिखा होता था कि हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। जहाँ पर ये जो हड़प्पन सील्स थी इसके ऊपर ये जो एनिमल मोटिव्स का साइन बना हुआ था और ये जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी कुछ नंबर्स में, इस पे जो टाइटल और जो नेम था ओनर का वो लिखा होता था कि ओनर का नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है। ठीक है। द मोटिव ऑफ एन एनिमल कन्वेट अ मीनिंग टू दोस्त हु कुड नॉट रीड, जिस जो पढ़ ना सके ऐसे लोगों को ही रेफर करता था। ठीक है। ये कोई पढ़ नहीं सकता, जब वही लोग हड़प्पा पीपल ही इसको सब पढ़ सकते थे। ठीक है। इसमें कुछ टू मैनी साइंस, बहुत सारे साइंस भी थे बिटवीन 375 एंड 400। और इससे ये क्वेश्चन भी रेंज होता है वाई हड़प्पन स्क्रिप्ट नोन एज एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तो हम ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं जो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। सेकंड, द मोटिव ऑफ एन एनिमल को रेफर करता था मोटिव, कन्वेट अ मीनिंग टू दोस हु कुड नॉट रीड। इसमें बहुत सारे साइंस भी लिखे होते थे जो रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखे होते थे। ये आप देख सकते हैं, ये राइट से लेफ्ट की ओर और लिखे हुए होते थे। जो कितने साइन कर थे इसमें, 375 से लेकर 400 अप्रोक्सीमेट। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो याद रखना कितने साइन थे, 375 टू 400। नॉट अल्फाबेटिकली नहीं लिखे थे ये सारे साइन। ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज वेट्स के बारे में। जो हड़प्पन पीपल थे उन वो लोग वजन नापने के लिए भी स्टैंडर्डाइज वेट्स का यूज करते थे, स्टैंडर्डाइज वजन का यूज करते थे। जो एक चट स्टोन था, बहुत ही चट स्टोन से बने हुए थे ये वेट, केयरफुली क्राफ्टेड चट एंड स्टोन वुड। ये चट एक टाइप का स्टोन था, ये जो दिख रहा है ये इससे बने थे। ये स्टैंडर्डाइज थे, ट्रेड और टैक्सेशन के लिए इसको यूज करते थे, बहुत ही स्टैंडर्डाइज वेट्स थे। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंशियंट अथॉरिटी एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एंशियंट अथॉरिटी किसकी थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे, सॉरी 1 मिनट। हाँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर सेंट्रल अथॉरिटी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन रेज होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी के बारे में डिस्कस होता है। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड पोर्टरी सीज वेट्स और ब्रिक्स मिले हैं, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स मिले हैं जो कि 4:2:1 की थी, ये आइडेंटिकल रेशियो थी अक्रॉस द रीजन। कुछ स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स मिले हैं जैसे धोलावीरा मोहनजोदारो हड़प्पा लोथल में सेटलमेंट्स इन की लोकेशन। और मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वेल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, मोबिलाइज करती थी लार्ज वॉल्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए लेबर यूज की जाती थी। पैलेसेस एंड किंग्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, द रूलर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन अ मिस्ट्री। जो रूलर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वहाँ पे कोई रूलर था भी या नहीं भी था, कोई वहाँ पे उस टाइम पर रूल कर रहा था या नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो एक पैलेस मिलता है मोहनजोदारो में, जो बिल्डिंग लार्ज बिल्डिंग आइडेंटिफाई एज अ पैलेस। और एक स्टैचू भी मिलता है, स्टोन स्टैचू, जिसको प्रीस्ट किंग कहा गया, द प्रीस्ट किंग, एक स्टैचू मिलता है। लेकिन इस सब की एक डिबेट चली थी आर्कोलॉजिस्ट के बीच से, जिन जिन लोगों ने इसको, इस सिविलाइजेशन को एक्सकवेट किया। सबसे पहले डिबेट किया था, सबसे पहले कि नो रूलर्स। कुछ लोगों का, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स और ऑल वर इक्वल। कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था जो हड़प्पन सोसाइटी थी उस टाइम पे, उन लोगों के पास कोई राजा या कोई रूलर नहीं था। वो सारे लोग इक्वल, एक समान रहते थे अपने तरीके से, सारे लोग सबकी सहमति से पूरा सिस्टम वहाँ पे चलता था। ठीक है। कुछ लोगों का, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था वहाँ पे बहुत मैनी रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे, सेपरेट रूलर्स फॉर मोहनजोदारो हड़प्पा एटसेट्रा। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मोहनजोदारो में एक अलग रूलर था या हड़प्पा में एक अलग रूलर था। बहुत लोगों आर्कोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था।
वन यूनिफाइड स्टेट, कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का, ए सिंगल स्टेट विद यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द रीजन, जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, इन सब में एक रूलर होगा जो पूरे स्टेट को संभाल रहा होगा। कुछ ऐसी डिबेट चली थी, तो ऐसा अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ, पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई, ये इतनी फ्लरिश जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे ख़त्म हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेट हड़प्पन कल्चर बाय 1800 BC, 1800 BC के आसपास जो मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी वो अबेंडन ख़त्म होने की कगार पर थी। पॉपुलेशन शिफ्टेड टू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो बहुत वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ओर मूव कर रही थी। और जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स था, राइटिंग थी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, वो भी बहुत खत्म हो चुका था। इस इस डिक्लाइन की क्या कॉजेज थे, ये क्यों हुई? मल्टीपल फैक्टर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं, हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज होना, रिवर शिफ्ट होना और फ्लड्स आना, मतलब बाढ़ आ जाना, डिफॉरेस्टेशन होना, सूखा पड़ जाना, और मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब वो पेड़ों का कटना वगैरह, ये सब लोकल फैक्टर्स माने गए, बट नॉट द कोलैप्स ऑफ, मतलब ये पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स होने का फैक्टर्स नहीं माना जा सकते। हाँ, कुछ लोकल फैक्टर्स थे बट पूरा नहीं माना जा सकता। ठीक है, लॉस ऑफ अर्बन लाइफ, सिंपलर रूरल लाइफ थी, क्राफ्ट और ट्रेड था वो सब खत्म हो चुका था। टूर हाउसेस थे, कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर बचे नहीं थे। ओवरऑल जो सेटलमेंट्स इंडिकेट करते थे रूरल वे ऑफ लाइफ को, जो कल्चर से रिलेट हड़प्पन और समी कल्चर्स में कहते थे। ठीक है, एंड जो कोलैप्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, द यूनिफाइंग हड़प्पन स्टेट केम टू एंड, ये जो खत्म हो चुकी थी यूनिफाइड हड़प्पन स्टेट थी। सील्स एंड स्केट बियनिश खत्म हो चुके थे, वेट्स और बीट्स भी अबंडन रहे थे, जो सिटी खत्म हो चुकी थी पूरी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो एंड ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए में। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं, नाउ हम अलेक्जेंडर कनिंघम्स की आर्कियोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे और उन्होंने क्या क्या सोर्सेज यूज किए थे, और उनकी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग हड़प्पा में। ठीक है, तो कनिंघम कौन थे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कनिंघम बेसिकली जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कौन थे ये? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, याद रखना। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज Alexander Cunningham. When beginning in the mid 19th century, he and other archaeologists preferred using written texts and inscriptions as a guide to investigation. जब मिड 19th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी, अलेक्जेंडर कनिंघम और कुछ उनके साथ अदर आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने रिटन टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को यूज किया था इन्वेस्टिगेशंस के लिए। सबसे पहले इनका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था हड़प्पा को, मतलब समझने के, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फोकस वाज ऑन द आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी पर फोकस था, और अर्ली हिस्टोरिक 6th century BC से लेकर 4th century BC के लेटर पीरियड्स में। ठीक है, क्या क्या सोर्सेज यूज किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए? ही यूज्ड अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट pilgrims who visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries CE। उन्होंने जो कुछ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, चाइनीज बुद्धिस्ट रहते थे पिलग्रिम्स, जो मतलब एक टाइप के मॉन्क या पिलग्रिम्स रहते थे जो इधर उधर मतलब घूमते थे पूरे देश में, मतलब अलग जगह जाते थे वो लोग उस टाइम पे। तो उनके कुछ अकाउंट्स, कुछ लिखी हुई चीज़ें उन्हें मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो जब जब आए थे, वो कब आए थे, 4th century से लेकर 7th century सी के टाइम पीरियड के। उन्होंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, उन इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया, और पाए गए उनके सर्विस के टाइम पे। They recover artifacts thought to have cultural value, focusing on aesthetic and readable items। उन्होंने कुछ आर्टिफैक्ट रिकवर किए जिससे उनकी कल्चरल वैल्यू के बारे में पता चला, फोकस करा उन्होंने और रीडेबल आइटम्स पे। और पर इसमें कनिंघम की कंफ्यूजन और उनकी मिसिंग सिग्निफिकेंस, जिससे पूरा ये वो
हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढंग से उन्होंने एक्सकवेट नहीं कर पाया, अच्छे से उसको उन्होंने समझ नहीं पाया। सो कनिंगहम्स कंफ्यूजन एंड द मिसिंग सिग्निफिकेंस। फर्स्ट कहता हड़प्पा नॉट ऑन द पिलग्रिम इटिनरीज और एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी डिड नॉट फिट हिज फ्रेमवर्क। उनका मतलब ऐसा मानना था कि ये पिलग्रिम इटिनरीज और अर्ली हिस्टोरिक सिटी के तौर पर नहीं थी, पर ये उनका फ्रेमवर्क काम नहीं किया। received Harappan artifacts but failed to realize their antiquity, their age। उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को रिसीव तो किया पाया, बट उन्हें उनकी जो रियल टाइम पीरियड है उन आर्टिफैक्ट्स का उसके बारे में वो पता नहीं लगा पाए। उनका बिलीव था जो इंडियन हिस्ट्री है बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। उन लोगों का ये मानना था, मतलब आर्कियोलॉजी जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका ये मानना था कि जो इंडियन हिस्ट्री जो बिगन हुई है, उनकी फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री की जो फर्स्ट सिटी बिगन हुई है वो गंगा वैली के थ्रू हुई है। उनका ऐसा मानना था, बट ऐसा नहीं था। रिजल्ट क्या निकला? ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। उन्होंने जो हड़प्पा की सिग्निफिकेंस थी उसको मिस कर दिया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे बेसिकली अच्छे उन्होंने हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को नहीं समझा और ऐसा सोचा कि जो इंडियन हिस्ट्री में जो फर्स्ट सिटीज बिगन हुई हैं वो गंगा वैली से हुई है, नॉट इन द हड़प्पन सिटीज। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल एंड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसीआई, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड हिज एक्सप्रेशन। मैं सबसे स्टार्टिंग में तुम्हें बताना भूल गया, बट अभी बता देता हूँ। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को जिसने जिसकी खोज करी है, जिसने हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो यही है। कौन है? जॉन मार्सन। 1924 में इन्होंने इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी थी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे वर्क जो इन्होंने इंडिया में काम किया। उनका ये एक्सपीरियंस कहाँ से? ग्रीस से लेकर ये और क्रीट से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था। ठीक है, क्या क्या सोर्सेस और ग्रेट अनाउंसमेंट की उन्होंने? सबसे पहले तो सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें गलत बता दिया। एक मिनट, इसको रफ कर लेना, मेरी मिस्टेक है। हड़प्पा को सबसे पहले डिस्कवर किया था दयाराम सहनी जी ने। सॉरी, दयाराम सहनी जी एक वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा को। और जो मोहनजोदारो था उनको किसने डिस्कवर किया था? रखाल दास बनर्जी ने। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम सहनी ने हड़प्पा में, और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को मतलब डिस्कवर किया था। और सिमिलर सील्स भी मिली थी लाइक यूनिकॉर्न सील्स। ठीक है, और 1924 में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में 1924 में इन्होंने अनाउंस किया था, जो जॉन मार्शल थे, ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली में इन्होंने ये अनाउंस किया था। ठीक है, इन्होंने एक रिकॉग्निशन लिया था एस एन रॉय के थ्रू। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years old, similar identified seals were found at excavations at Mesopotamian sites लिंकिंग द सिविलाइजेशन। उन्होंने कुछ मेसोपोटामियन साइट 30,000 ईयर्स अगो की सीड्स छोड़ के गए थे इंडिया के अंदर। और मार्शल्स वाज कीन टू लुक पैटर्न्स फॉर एवरीडे लाइफ। अब ये पैटर्न्स क्या था? सो प्रॉब्लम क्या थी उनकी इस एक्सकवेशन में, जॉन मार्शल के एक्सकवेशन में? जो मार्शल एक्सकवेशन प्रॉब्लम थी, जो दे एक्सकवेटेड he excavated along regular horizontal units measured uniformly throughout the mount, ignoring the stratigraphy। उन्होंने जो जमीन थी, जो जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उन्होंने सिर्फ उनके जो ऊपर ऊपर के जो माउंट्स थे ऊपर के, इसको स्टडी किया। और जो नीचे की जो स्ट्रेटियोग्राफी थी, जिससे ये पता चल सके ये वो कितने पुराने हैं, इसको इग्नोर कर दिया। इस नीचे से जिससे जो नीचे की स्ट्रेटियोग्राफी जो मिट्टी है, इससे पता चलता है ये अर्ली पीरियड का है, ये मैच्योर का है, और ये लेट हड़प्पा पीरियड का है। तो इन्होंने सब ऊपर ऊपर के हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को स्टडी किया और नीचे की स्ट्रेटिग्राफी को इन्होंने स्टडी नहीं किया। ठीक है,
So the consequences lost context क्या मिले? All artifacts from the same event were grouped up together if from different stratigraphic layers, और जो valuable information थी इन सब चीज़ों की वो irretrievably lost खत्म मतलब lost हो चुकी थी। ठीक है, सेम यूनिट ग्रुप बट जो करेक्शन क्या थी, लेयर्स जो करेक्ट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स थी वो ये थी, पहले ये फिर ये देन। ठीक, तो एनओ के साथ ये प्रॉब्लम थी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में। इससे इस टॉपिक से ये क्वेश्चन रेज होता है, एक्सप्लेन द चेंज इन आर्कियोलॉजिकल मेथड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आर.ई.एम. व्हीलर एंड हाउ साइट न्यू साइट्स वर डिस्कवर्ड इन इंडिया। R.E.M. Wheeler, the Director General of the Archaeological Survey of India, rectified existing archaeological methods. इन्होंने आर्कोलॉजिकल मेथड्स को रेक्टिफाइड किया जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया के 1944 में। ठीक है, कौन थे? R.E.M. व्हीलर। इन्होंने एक मेथोडोलॉजिकल रेक्टिफिकेशन किया। He followed stratigraphy of the mount natural soil layers over mechanical digging along horizontal lines. आर.एम. व्हीलर ने स्ट्रेटिग्राफी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, उनकी नेचुरल सॉइल लेयर से उसको परखा, जिससे हमें पता चला कि ये जो आर्टिफैक्ट्स और जो उस टाइम के टाइम पीरियड के थे कितने पुराने थे। ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सकवेटिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सॉइल लेयर्स एंड कल्चरल फेसेस। वो साथ में एक मिलिट्री प्रिसीजन को भी साथ में लेकर आए थे आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कुछ मेजर साइट्स को भी पाकिस्तान में फाउंड किया था, जैसे मोहनजोदारो की साइट थी, मोहनजोदारो की, हड़प्पा और कॉटरी थी बॉर्डर पाकिस्तान की। इंडियन सर्विस एंड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सटेंसिव सर्विस हुआ था कच्छ गुजरात में, and often have served in the current explorations in Punjab and Haryana that revealed numerous Harappan settlements को। ठीक है, कुछ कुछ की डिस्कवर साइट्स थी इंडिया में, कालीबंगन थी, जैसे लोथल थी, राखी गढ़ी थी और धोलावीरा था। ठीक है, फ्लैक्स एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू होते रहे। इन शॉर्ट, जो आर.एम. विलियर्स का इंट्रोडक्शन था स्ट्रेटियोग्राफिक एक्सकवेशन का 1944 में, उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी को ट्रांसफॉर्म किया था इस चीज़ से। सिंस उसके बाद जो फोकस्ड एक्सप्लोरेशंस और एक्सटेंसिव सर्विस हुए थे हैड लेड टू द डिस्कवरी एंड एक्सकवेशन ऑफ मेजर अर्बन साइट्स अक्रॉस इंडिया विद वर्क, साथ में ये चलता रहा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने में अवेलेबल एविडेंस के साथ? उस पास्ट से कैसे उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, उन्होंने उनकी साथ में लाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? सो आर्कियोलॉजिस्ट रिलाई ऑन मटेरियल एविडेंस पर रिलाई करते थे आर्कियोलॉजिस्ट to reconstruct Harappan life, but face critical preservation limitations. उन्होंने कुछ critical preservation limitations face reconstructing past life. Material evidence क्या क्या थे? Pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials जैसे कि cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical regions like India. जो decompose reeds थी, ठीक है, जो वो थी जैसे, और कुछ सर्वाइविंग मटेरियल्स स्टोन, burnt clay, terracotta and mental remain, प्रोवाइडिंग अ पार्शियल पिक्चर्स को प्रोवाइड करता था। So providing a partial pictures. Then classifying finds. One principle of classification is terms of material, जैसे कि stone, clay, metal, bone or ivory, etc. Second, more complex principle is function, deciding if an artifact is a tool, ornament or both ritual use के लिए यूज होता था। ठीक है, ये सेकंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल था फंक्शन का, जो ये जो आर्टिफैक्ट है या तो टूल है या ऑर्नामेंट है या सिर्फ रिचुअल यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन को अंडरस्टैंड करना, ये रिजेम्बलेंस तो प्रेजेंट डे से ऑब्जेक्ट शेप जैसे अंडरस्टैंडिंग था कॉन्स, स्टोन ब्लेड्स एंड पॉट्स। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या था इन्वेस्टिगेशन का? द लोकेशन एंड कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी प्रोवाइड क्लोज टू फंक्शन
recourse to indirect evidence, sometimes indirect clues must be used. ठीक है, इन शॉर्ट जो आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन था पास्ट का, वो एक कॉम्प्लेक्स पजल था। एज द जो मेजोरिटी ऑर्गेनिक और पेरिसेबल एविडेंस था वो डिकम्पोज हो सका था और लिविंग ओनली ड्यूरेबल मटेरियल्स। ठीक है, टू ओवरकम दिस जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने मस्ट मेटिकुलसली क्लासिफाई द फाइंड्स एंड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। उन्होंने कॉन्टेक्सचुअल स्टडी की और जो इनडायरेक्ट एविडेंस थे उनको इंटरप्रेट किया, और जो पास्ट एंड रिमेन्स थे जिससे सिविलाइजेशन को लॉस्ट हुई थी उन सभी को स्टडी किया। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम ऑफ क्या क्या इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स थी, ये इससे भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स archaeologists face when trying to reconstruct ancient religious practices, और जो प्रैक्टिसेस थे क्यों यूज होते हैं। जो challenges and the most evident in attempts to reconstruct religious practices from limited material remain unusual objects और rituals, जैसे कि टेराकोटा फ्रेगरेंस मिले थे। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट जो अनयूजुअल और अनफेमिलियर आइटम्स मिले जैसे कि हेवीली ज्वेल्ड वुमेन विद एलैबोरेट हेड ड्रेसेस वर मदर गॉडेस। जैसे टेराकोटा फ्रेगरेंस में आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला, ये जो अनयूजुअल और अनफेमिलियर आइटम्स हैं जैसे कि एक महिला का बहुत सारी ज्वेलरी पहने हुए होना, जिस जो ये और ऐसा एलेबोरेट करना, ये जो है जो मुकुट लगा हुआ है वो माता लक्ष्मी का मुकुट है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। जैसे रेयर स्टोन स्टैचुचरी स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर होना, सीटेड ऑन वन हैंड ऑन नी, इसको पीस्ट करके इसके एग्जांपल के तौर पे भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर्स एंड रिचुअल्स बिल्डिंग्स असाइंड सिग्निफिकेंस, जैसे कि ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो और फायर अल्टर्स एट कालीबंगन एंड लोथल। सील इंटरप्रिटेशन नेचर्स वर्शिप, जैसे प्लान मोटिव्स ऑन सील्स आर थॉट टू इंडिकेट दिस, जैसे ये नेचर वर्शिप को बताते हैं। मिथिकल क्रिएचर जैसे एनिमल्स लाइक द यूनिकॉर्न वन हॉर्न एनिमल सीम कंपोजिट और मिथिकल। प्रोटोशेवा एक फिगर सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पोस्चर, एक फिगर ऐसा मिलता है जो योगिक पोस्चर में बना हुआ है जिसमें प्रोटोशेवा का चित्र बना हुआ है, सराउंड करते जो एनिमल्स से सराउंडेड है। ये एक अर्ली फॉर्म बताता है एक मेजर डेटी के रूप में, भगवान के रूप में। ठीक है, देवता के रूप में। स्पेक्युलेटिव रिकंस्ट्रक्शन कुछ कॉनिकल स्टोन मिले हैं जैसे लिंगास के तौर पर, शिवलिंग, ऐसे भी आर्टिफैक्ट मिले हैं वहाँ पे। एजम्पशन ऑफ पैरेलल्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफन assume later traditions provide parallels to earlier ones, moving from known to unknown। ठीक है, limitations कहते हैं plausibility, moving from known coins and pots is plausible but extending it to religious symbols as a speculated। ठीक है, ये कुछ प्लॉजिबल मान सकते हैं पर जो कुछ स्पेक्यूलेटिव वो मिले थे सिंबल जैसे कि मदर गॉडेस और प्रोटोसफा। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस थी हड़प्पन की, वो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस की, वो अनयूजुअल आर्टिफैक्ट्स पर बेस्ड थी, कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर और कुछ सील आइकोनोग्राफी पर बेस्ड थी, जिससे ये लार्जली स्पेक्युलेटिव थी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शंस रिलाई ऑन द क्वेश्चनेबल assumption that later traditions provide direct parallels moving from the known present to unknown past। ठीक है, a plausible method for functional tools but problematic for abstract symbols। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी हड़प्पन रिलीजियस और बिलीफ की और प्रैक्टिसेस की, वो अनयूजुअल आर्टिफैक्ट्स पर बेस्ड थी और सर्टेन स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी और सील की आइकोनोग्राफी को बेस्ड थी, जिससे ये लार्जली स्पेक्युलेटिव रेमेन थी। और जो रिकंस्ट्रक्शन थी वो किस पर रिलाई थी, क्वेश्चनेबल रिलाई थी इस अजम्पशन पे जो लेटर ट्रेडिशंस थे उन्होंने डायरेक्ट पैरेलल्स को प्रोवाइड किया, एक मूव फ्रॉम द नोन प्रेजेंट से एक अननोन पास्ट के तौर पे। ये एक प्लॉजिबल मेथड था फंक्शनल टूल्स का, बट ये एक प्रॉब्लमेटिक भी बना एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड सो जॉइन आवर एजुकेशनल कम्युनिटी, नेवर मिस एन अपडेट। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये कंटेंट सभी लोगों के पास पहुंच सके। और आगे बहुत सारा ऐसा ही कंटेंट क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिस जहाँ पे आपको
इंस्टेंट स्टडी नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पे कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ मिलती जाएगी। ठीक है, सो लर्न विथ कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर फॉर सक्सेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेवर मिस एन अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।